किसान साथियों, गेहूं की फसल में कल्ले कम आने के 5 प्रमुख कारण आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वजह हो सकती हैं जिससे कल्ले कम आते हैं। तो उन तमाम कारणों के बारे में आज की वीडियो में हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपके भी आपने गेहूं की फसल लगाई हुई है और कल्ले आपके वहाँ कम आते हैं तो कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रमुख कारण और उसका समाधान, दोनों चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है, कुछ भी अगर आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, वैसे तो गेहूं में कल्ले कम आने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हमने यहाँ पे जो 5 वजह रखी हुई है वो सबसे मुख्य वजह है। सबसे पहला वजह हो सकता है समय। किसान साथियों, टाइमिंग के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो भी गेहूं में कल्ले कम आएंगे और समय में सब कुछ आ जाता है। समय से बुआई करना सबसे प्रमुख होता है। अगर आप समय से गेहूं की बुआई भी नहीं करेंगे तो भी कल्ले कम आएंगे। बहुत जल्दी या बहुत देर में अगर आप बुआई करते हैं तो भी कल्ले कम आते हैं। और अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करने से अच्छा लाभ मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि हाँ, ये वैरायटी बहुत ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। भले ही वो ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हो, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में वो ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता नहीं रखती है तो वहाँ पे मत लगाइए। ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो सभी जगह पे नहीं लगाई जाती हैं। बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी बीज मंगा लेते हैं जो उनके क्षेत्र के लिए अनुमोदित नहीं होता है। जब भी कोई नए बीज का विकास किया जाता है, मान लीजिए गेहूँ की ही हम बात करें, मान लीजिए कोई गेहूँ का नया बीज अभी तैयार, मतलब उसका पहले क्या होता है कि पहले उसकी जो है सभी जगह पे ट्रायलिंग होती है, सभी जगह पे उसको लगाया जाता है। जहाँ जहाँ पे गेहूं की खेती हो सकती है वहाँ वहाँ पे मान लीजिए कोई नया बीज है उसको पहले लगाया गया। अब जिन जिन क्षेत्रों में उसने ज़्यादा उत्पादन दिया या बढ़िया उत्पादन दिया, सामान्य के आसपास उत्पादन दिया, केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए उस वैरायटी को अनुमोदित किया जाता है। बाकी जगह पे उसको लगाने के लिए अनुमोदित नहीं किया जाता है। यानी जहाँ पे अच्छा उत्पादन देती है वहीं पे लगाइए, जहाँ के लिए वैरायटी बनी ही नहीं है वहाँ पे लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, कल्ले कम आएंगे, फुटाव कम होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो पहली वजह होती है टाइमिंग, जैसे समय से खाद न लगाना, समय से पानी न लगाना, ये तमाम वजह हो सकती हैं। दूसरी वजह होती है खाद, फर्टिलाइज़र। अब यहाँ पे हमने खादों को जो है दो हम भागों में बांट देते हैं। एक तो हम जो मिट्टी में डालते हैं, दूसरा जो हम स्प्रे करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी में जो हम डालते हैं उसकी बात करते हैं। अक्सर हम उसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। किसान साथियों, पौधे के शुरुआती विकास के लिए 3 जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी अवस्था सबसे पहले पड़ती है। इसका इस्तेमाल आपको बुआई के समय ही करना होता है। अब यहीं पे हम गलती क्या करते हैं कि ये जो खादें हैं, कई बार हमें, हमारी ही गलती नहीं होती है, बहुत सारी गलतियां दूसरों की भी हो सकती है कि हमें जब खाद ही समय से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी भी फसल की बुआई या रोपाई का समय होता है, खासकर गेहूं हो गया या गन्ना हो गया, तब हमें डीएपी नहीं मिल पाती है या उसकी कमी हो जाती है। अब कहाँ चली जाती है, क्या होता है, वो तो बात की बात है, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, अपने जितना आपको आवश्यकता हो वो पहले भी आप खरीद के रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पहले ही आप डंप कर लीजिए कि हाँ 1-2 साल के लिए, ऐसा नहीं। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में गेहूँ आपको लगाना है तो 1 महीना पहले आप, या 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले आप, जितना आपके खेत में डीएपी का उपयोग हो उसको आप पहले से ही रख सकते हैं। अपनी आवश्यकता के आधार पर ही रखिएगा। ज़्यादा लंबे समय तक खादों को रखना भी अच्छा फ़ायदेमंद नहीं माना जा सकता है। उसमें भी कुछ पोषक तत्व में कमी आ सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, अपने आवश्यकता के लिए पहले से ही आप व्यवस्था बनाइए, पहले से ही आप डीएपी की व्यवस्था बनाइए। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, तो हम सोचते हैं हम बाद में डाल देंगे। बाद में डालेंगे तो काम नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना है। खासकर फास्फोरस, फास्फोरस के साथ साथ पोटास भी बाद में डालने से कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, फास्फोरस तो बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं करेगा। फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो लगभग स्थिर ही रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा नहीं। और अगर ये ऊपर नीचे जाएगा नहीं, अगर आप बाद में बुआई करने के बाद ऊपर से आप डीएपी डाल देंगे या फिर एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाल देंगे या फिर आप एनपीके डाल देंगे तो भी ये काम नहीं करेगा फास्फोरस। तो इसलिए आपको बुआई के समय ही, गेहूं की जब आप बुआई करते हैं या पहले आप डाल सकते हैं।
तो डीएपी कितना डालना होता है, वैरायटी के हिसाब से खादों की मात्रा भी कम ज़्यादा करनी होती है। कोई वैरायटी अगर ज़्यादा उत्पादन देती है तो उसमें सभी खादें भी ज़्यादा मात्रा में लगती हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो औसतन आपको 55 किलो डीएपी देना होता है, लेकिन अगर कोई वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है तो 10 से 15 किलो डीएपी उसमें बढ़ा के आपको बुआई के समय डालना है। अगर हम पोटाश की बात करें तो वो भी 25-30 किलो देना है। कोई अगेती वैरायटी है ज़्यादा उत्पादन देती है तो उसमें भी आप 10-5 किलो पोटाश बढ़ा सकते हैं। यूरिया की बात की जाए तो सिंचित अवस्था में यूरिया आपको लगभग आधा बैग देना होता है, यानी वही 20-22 या 25 किलो तक आप यूरिया डाल सकते हैं। ये बुआई के समय वाली खाद हो गई। इसके बाद पहले पानी पे आपको 1 बैग यूरिया देना है। यहाँ पे भी आप अगर आप कोई ऐसी वैरायटी लगाए हुए हैं जो ज़्यादा उत्पादन देती है तो उसमें भी यूरिया आपको वही 12 किलो के आसपास या 15 किलो तक आप बढ़ा के इस्तेमाल करिएगा। पहले और दूसरे पानी पे आपको 45-45 किलो यूरिया सामान्य फसल में। कोई अगेती वैरायटी है जो ज़्यादा उत्पादन देती है तो उसमें आपको क्या करना है कि वही 12 किलो 11 किलो आप यूरिया हर बार बढ़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोटाश की मात्रा हमने बता दी, डीएपी की मात्रा बता दी, दानेदार खाद के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की पूर्ति आपने कर दी। अब कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका भी इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने उसी के मतलब तीसरे नंबर पे हमने रखा है सूक्ष्म तत्व की कमी। कई बार इनकी कमी से भी क्या होता है कि विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे आपका जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, अगर आप डालने वाले हैं तो इसको मिट्टी में मत डालिए, इसका आप स्प्रे करिए। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो बहुत कम उपयोग पौधे कर पाते हैं, तो अगर आपको जिंक भी डालना है तो स्प्रे विधि से डालिए। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, फिलहाल हम मात्रा आपको बता देते हैं। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे करना चाहते हैं तो 700 या 750 ग्राम मात्रा लेनी है, साथ में 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 किलो आपको लेना है, साथ में 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया घोल के स्प्रे कर दीजिए। एक जिंक आता है चिलेटेड वाला, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो 12% में आता है। इसकी 100 से 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। इसके साथ आप कोई दूसरी खाद भी जैसे कोई एनपीके वगैरह भी डाल सकते हैं, बस अलग अलग घोल बनाना है। इसके साथ फास्फोरस वाली खाद मिला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप ना मिलाएं, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो जिंक हो गया, साथ में हम बोरोन डालते हैं तो बोरोन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी खादें आती हैं, आप सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप अलग से डालना चाहते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट आधा किलो, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। इसके साथ में आपको लेना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, साथ में यूरिया लीजिए लगभग 1 से 2 किलो, साथ में जिंक लीजिए। जिंक की मात्रा उतनी ही रहेगी, 33% वाला 750 ग्राम, या 21% वाला 1 किलो, या 12% वाला 100 ग्राम। तो कोई भी जिंक लीजिए। ये 4-5 चीज़ें आप घोल के स्प्रे करेंगे तो भी आप सूक्ष्म तत्व की पूर्ति कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल आप पहले पानी के आसपास कर सकते हैं। अगर आपकी फसल 30-35 दिन की है, नहीं डाले हैं तो भी डाल सकते हैं, मतलब बाली आने से पहले तक ये स्प्रे आप कर सकते हैं। जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बात सिंचाई की करते हैं। कई बार पानी की कमी से भी ये समस्या आती हैं, कल्ले कम रह जाते हैं, तो विशेषकर पहला पानी आप सही से लगाइए। पहले पानी पे थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। पहला सिंचाई 20-25 दिन के आसपास हमें कर देना चाहिए। पहला पानी बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता है, नहीं तो हमारी फसल पीली हो जाती है। जब फसलें पीली हो जाती हैं तो उसमें फुटाव, कल्ले का बढ़वार कम होता है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है। पहला पानी हल्के हल्के ही लगाना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। पहले पानी के बाद हमेशा यूरिया सिंचाई करने के बाद ही आपको डालना है। अब पहले पानी पे जब हम यूरिया डालते हैं, मैंने बोला 45 किलो, या फिर कोई ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो 10-12 किलो बढ़ा के डाल सकते हैं। तो उस यूरिया के साथ आपको एक चीज़ मिलाना चाहिए, सल्फ़र। जो सल्फ़र, अगर आपने बुआई के समय एसएसपी खाद डाली है तो नहीं मिलाइए, अन्यथा अगर आपने कोई भी सल्फ़र वाली खाद नहीं डाली है तो आप यूरिया के साथ मिलाइए सल्फ़र, जो 90% वाला आता है, या 80% वाला भी आप यूज कर सकते हैं। 90% वाला 3-4 किलो आप इस्तेमाल करिएगा। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। जो आप यूरिया डालते हैं पौधे ज़्यादा ले पाएंगे। सल्फ़र की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। सल्फ़र की कमी से भी पौधे की बढ़वार, ग्रोथ कम रहती है, कल्ले का फुटाव कम होता है। तो सल्फ़र डालने से भी पौधे में हरापन आता है, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण वगैरह होता है, और पानी को भी ये मेंटेन करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएच को भी बैलेंस करने का काम करेगा। तो यहाँ पे सल्फ़र हो गया, यूरिया हो गया, पहले पानी के बाद आपको डालना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, सागरिका वगैरह अगर आप डालते हैं तो वो आपको बुआई से 15-20 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। अगर आप बाद में डाल
डालते हैं। दानेदार वाले की बात कर रहे हैं, दानेदार वाला आप पहले पानी से पहले डाल देंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर आप इसके बाद डालने वाले हैं तो आप स्प्रे वाला तरीका अपनाइए, जो सागरिका लिक्विड आती है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। लगभग 2.5 ml से 5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, 5वें नंबर पे हमने रखा है देखभाल। सही समय पे देखभाल करिए, खेत की निगरानी करते रहिए, तो ही आपको पता चलेगा क्या दिक्कत है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।